हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आज आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 5 लेक्चर बना चुका हूं उसको, और उसको चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको पहले देख लीजिए। उससे आपको काफ़ी फायदा होगा क्योंकि इसके पहले के सारे बेसिक्स, इस चैप्टर के पूरे बेसिक्स और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस उन 5 लेक्चर में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। इस टाइप वाले क्वेश्चन इस वाले में देखते हैं जो कुछ किलोग्राम कम कुछ किलोग्राम ज्यादा होता है, और भी फार्मूले भी कुछ होते हैं, लेकिन आपको मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। चाहे आप टाइप वाइज कर रहे हैं या शुरू से 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करते हुए क्वेश्चन को जा रहे हैं, उस हिसाब से कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है चावल के मूल्य में, लिखा हुआ है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, है ना। चावल का मूल्य जो भी प्राइस रहा होगा उसमें 20% की कमी से होने से 320 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकती है। कोई भी गृहिणी रही होंगी या कुछ ऐसा होगा। कितना किलोग्राम? 5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद सकते हैं। कब? जब 20% की कमी हो रही है प्राइस में, तब। ठीक है, चावल का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है पूरा सवाल। और इसमें मैं वही कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा जिस कॉन्सेप्ट पे इसके पहले के लेक्चर 5 मैंने आपको बना के दिया था। लेक्चर 5 मैंने डिस्कस किया था, उसी पे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। याद मत करिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप फार्मूला मत याद करिए, कॉन्सेप्ट आपको पता रहता है। इन्हीं को जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना करने की कोशिश किया करिए। एक्यूरेसी अच्छी रहती है, सबसे अच्छी बात ये होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें ये पता है, सबसे पहले आपको पता है प्राइस, है ना। प्राइस और क्वांटिटी, है ना। और यही आपका एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंस होता है, खर्च होता है, हमने लिख लिया। ठीक है, और ये प्राइस मतलब मूल्य हो जाएगा, और खर्च मतलब आपका जो भी क्वांटिटी हो जाएगी वो मात्रा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमने प्रारंभिक भी लिख लिया और यहाँ पे नया लिख लिया। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, समझाने में समय लगता है, अगर आपको चीजें पता रहती है आप ओरल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें समझने की और जरूरत है। सॉरी, जैसे 20% है, 20% प्राइस कम हो रही है, 20% को 1/5 लिखेंगे। तो ये प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य। और कमी हो रही है तो 1 की कमी कर देंगे, तो जो नया मूल्य होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है, ये चीजें पता चल गई। अच्छा, अब एक चीज समझने की जरूरत है, इसी 320 रुपए की बात हो रही है। कहने का मतलब जो टोटल खर्च है ना, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। 320 रुपया तभी भी खर्चा करता था जब इसका रेट नॉर्मल था, और जब 20% कम हो गया, जब 20% प्राइस कम हो गया, तभी भी 320 रुपया ही खर्चा करना चाह रहा है। लेकिन 320 रुपया खर्च करने की वजह से उसको 5 किलोग्राम चावल जो है वो अधिक मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? तो आपको पता है जब कभी भी एक्सपेंडिचर जो है, ये व्यय, अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो पी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी के हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो जो प्राइस का जो अनुपात है वो पलट जाएगा, वो क्वांटिटी का अनुपात हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 4:5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर 20 यूनिट होगा, और ये भी 20 यूनिट, ये देखिए सेम आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें इसका कोई रोल नहीं है ना। आपको ये रोल है, अब ये देखना है क्वांटिटी बढ़ गया। पहला प्रारंभिक जो क्वांटिटी थी वो 4 यूनिट था, और बाद की जो क्वांटिटी है, बाद की जो मात्रा है वो 5 यूनिट हो गया। तो यूनिट कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट बढ़ गया। इस 1 यूनिट की बढ़ने की वजह से, यही 1 यूनिट जो बढ़ा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू में देखेंगे तो यही 1 यूनिट 5 किलोग्राम चावल बढ़ा है। बात समझ रहे हैं? यही तो कह रहा है 5 किलोग्राम चावल बढ़ गया इस केस में। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसलिए 5 किलोग्राम चावल है। ठीक है, अगर इसमें आप 5 किलोग्राम से गुणा कर देंगे तो ये जो 20 किलोग्राम आएगा, ये 20 किलोग्राम, ये प्रारंभिक किलोग्राम होगा। यानी प्रारंभिक जो आपकी क्वांटिटी होगी, प्रारंभिक मात्रा, वो होगी कि नॉर्मल रेट के हिसाब से, नॉर्मल प्राइस के हिसाब से 20 किलोग्राम खरीद रहा था, जो भी प्राइस रहा होगा। ठीक है, 20% कम होने के बाद ये क्वांटिटी आ गई। इसमें अगर आप 5 किलोग्राम से गुणा कर देंगे तो ये 25 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, 5 किलोग्राम ज्यादा खरीदता है कम की वजह से, तो नया 25 किलोग्राम है। बात समझ रहे हैं? अब आपको अगर ये पूछा जाता है, भाई बताइए प्रारंभिक रेट कितना रहा होगा और प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा, बाद का मूल्य कितना रहा होगा, तो अगर आपको प्रारंभिक या आरंभिक चावल का मूल्य निकालना है, तो बताइए पैसा कितना था। टोटल खर्च किया 320 रुपया। ठीक है, और पहले ये बताइए कितना किलोग्राम, वो जो भी खरीदा कितना, 20 किलोग्राम, तो आप 20 से भाग कर दो, 20 किलोग्राम से, तो ये खत्म। तो ये 16 रुपया पर किलोग्राम था पहले प्राइस, 16 रुपया कितना किलोग्राम? पर किलोग्राम। अगर नया मूल्य या बाद का मूल्य आपको निकालना है, नया मूल्य लिखा हो या बाद का मूल्य, यही है ना, बाद का मूल्य, तो बाद का मूल्य अगर निकालना है तो बताइए 320 रुपया दोनों केस में फिक्स है, तो 320 रुपया कर दिया। बाद में बताइए कितना किलोग्राम खरीद के लाता है? 25 किलोग्राम, तो आप 25 से भाग कर देंगे, 25 किलोग्राम से। तो जो भी आ जाएगा
इसका आंसर आ जाएगा। तो ये काट लेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 30, 5 चौक 20, ठीक है। फिर 5 से ये करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाए, तो 5 1 5 और ये 14 बचा, 5 दूनी 10, 5 8 40, इतना किलोग्राम आ जाएगा, 12.8 किलोग्राम, ठीक है। तो बात की जो प्राइस होगी वो 20% कितना, 20% कम हो गया है। तो 16 दूनी 32 ऐसे भी देखेंगे यहाँ से, देखिए पहले का जो रेट रहा होगा वो जितना भी रहा होगा उसमें अगर 20% कम करके देखेंगे तो इसका 20% 16 का निकाल लेंगे, 3.2 रुपये आ जाएगा, 2 रुपया पर किलोग्राम, 3.2 रुपया पर किलोग्राम इसमें से घटाएंगे तो 12.8 रुपया पर किलोग्राम आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट में हम काम करते हैं। जब जिसको पता रहता तो इतनी कहानी नहीं गढ़ना पड़ता, इतनी कहानी कभी गढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप रेशियो बना लिए, रेशियो करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसमें हमें 320 रुपया दोनों केस में यही था, तो हमें ये पता चल गया एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा है वो समान है, तो हमने ऐसे रेशियो बना लिया। और एक यूनिट जो किलोग्राम बढ़ रहा था, 5 किलोग्राम बढ़ रहा था, तो यहाँ से 1 यूनिट बढ़ा, उस 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम है। तो प्रारंभिक जो क्वांटिटी थी 4 यूनिट थी, यानी प्रारंभिक जो खरीद के ला रहा है, जो खपत है 20 किलोग्राम है, बाद की यूनिट है 5 किलोग्राम, बाद की खपत 25 किलोग्राम। तो हमें दोनों की खपत पता चल गई और टोटल पैसा था 320 रुपया। 320 रुपये के 20 किलोग्राम से भाग कर देंगे, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, और 320 रुपये का अगर 25 से भाग कर देंगे तो बाद का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जैसे इसमें मैंने किया था, सिंपली ऐसे ही करना रहता है, जल्दी हो जाता है। ये पहले का और ये बाद का आ गया, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इसे समझ जाना। और ये प्राइस का रेशियो 5:4 था, तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा पलट के 4:5, ठीक है। तो कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, और ये इस 1 यूनिट का मान है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया तो ये 20 किलोग्राम आ गया, ये प्रारंभिक खपत आ गई, और इसमें 5 से गुणा कर दिया हमने तो ये 25 किलोग्राम आ गया। अगर प्रारंभिक मूल्य चाहिए तो 320 में इस वाले वैल्यू से भाग कर दो, और बाद का मूल्य चाहिए तो इसी 320 में इस वाले वैल्यू से भाग कर दो, बस आंसर आपका आ जाएगा। इतनी चीजें इसमें होती है। अब इसमें अगर कोई फार्मूला आप लगाते हैं, हो सकता है आप और थोड़ा जल्दी कर सकते हैं चीजों के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि एक एक चीजें क्लियर समझ में आता है। जैसे ये सवाल देखते हैं, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। तो पहले इस तरह देखते हैं, बाद में उसे एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य, 1 दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 50% को अगर हम लिखते हैं, 50% को 1/2 लिख लिया, और ये वृद्धि हो रही है तो ये प्रारंभिक मूल्य है, और एक वृद्धि कर देंगे, बाद का मूल्य 3 हो जाएगा। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य 2 कर लिया, बाद का मूल्य 3 कर लिया, और आपको पता है इसी 24 रुपए की बात कर रहा है, 24 रुपए फिक्स कर दिया, यानी एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, वो नियत होगा। तो अगर एक्सपेंडिचर नियत होगा तो आपका प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्राइस का रेशियो अगर 2:3 है तो क्वांटिटी का रेशियो 3:2 आ गया। समझ में आ गया। अब यही 1 यूनिट कम हो रहा है, इसी 1 यूनिट कम मतलब 4 अंडे कम मिल रहे हैं, 4 अंडे कम मिल रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4 अंडे, यहाँ से 4 अंडे था, तो बताइए 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 अंडे, ठीक है। और यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 4 से गुणा करेंगे 8 अंडे। तो हमें ये पता चल गया कि पहले वो 12 अंडे खरीद के लाता था उसी 24 रुपए में, और बाद में वो 8 अंडे खरीद के ला रहा है उसी 24 रुपए में। तो अगर प्रारंभिक मूल्य की बात करेंगे, प्रति अंडा प्रारंभिक मूल्य प्रति अंडे की बात करेंगे, तो 24 रुपया टोटल खर्चा कर रहा था और 12 अंडा खरीद के रहा था, यानी 2 रुपया प्रति अंडे के हिसाब से ला रहा था। और वर्तमान मूल्य की बात करेंगे, या कहीं कहीं वर्तमान मूल्य लिखा रहता है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्तमान मूल्य या जो है नया मूल्य की बात करेंगे, तो ये वर्तमान मूल्य भाई 24 रुपया तो फिक्स ही है, तो 8 अंडे अब खरीद के ला रहा है तो 3 रुपया पर अंडे के हिसाब से ला रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो, वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन अंडों का। तो भाई वर्तमान रेट आपका 3 रुपया पर अंडा, और आप कह रहे हैं 1 दर्जन की बात कर रहे हैं, तो 12 से आप गुणा कर देंगे तो 36 रुपया प्रति दर्जन आ जाएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर आप ऐसे भी करना चाहते तभी भी काम आप कर सकते थे, जैसे आप प्राइस और इस तरह करने की बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, प्राइस ये प्रारंभिक लिख लिया और ये नया लिख लिया, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको समझ में आता है, या यहाँ वर्तमान लिख लिया। वर्तमान मतलब नया, अभी की जो बात कर रहे हैं, यानी बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, और क्वांटिटी का रेशियो 3:2 आ जाएगा। भाई एक की कमी है, इसी एक की कमी की बात है, 4 अंडा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4 है, तो प्रारंभिक 4 से गुणा कर दिया, यानी 12 अंडा पहले लाता था, बाद में 4 से गुणा कर दिया, यानी 8 अंडा बाद में लाया, ठीक है। तो प्रारंभिक रेट ऐसे निकाल लिया, 12 से 24 में भाग कर देंगे प्रारंभिक रेट आ जाएगा, और 24 में 8 से भाग कर देंगे तो वर्तमान रेट आ जाएगा। और वर्तमान रेट जो है, वर्तमान जो रेट है उसी में 1 दर्जन का पूछा है, तो वर्तमान रेट आ गया 3 रुपया प्रति अंडा, इसमें हमने 12 से गुणा कर दिया तो 36 रुपया प्रति दर्जन, ये आपका टोटल रेट, टोटल पैसा आ जाएगा कि 1 दर्जन में कितने रुपए की खरीद पड़ रही है, तो 36 रुपया प्रति दर्जन,
ठीक है, ये सिंपल तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अगर 20% की कमी हो गई तो सिंपली आपको 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5 आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, एक का कम कर देंगे तो नया मूल्य 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मूल्य और ये मात्रा और ये व्यय की बात कर रहा है। तो मूल्य की बात करेंगे तो ये 5 यूनिट पहले था, बाद में 4 हो गया। ठीक है, हो गई। एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसी 36 रुपए में, यानी 36 रुपए फिक्स है, तो यानी एक्सपेंडिचर फिक्स है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इसमें भी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q के होगा। तो 5:4 का जब यहाँ पे आ गया मूल्य का रेशियो, तो क्वांटिटी का रेशियो 4:5 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको जब गुणा कर दोगे 5 गुणे 4 तो ये 20 आ गया टोटल व्यय, और 4 गुणे 5 ये भी 20 आ गया। ये देखिए आपका एक्सपेंडिचर नियत हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये अधिक खरीद रहा है 500 ग्राम। 500 ग्राम को अगर बात करेंगे तो 1/2 kg लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, 1/2 kg हम लिख सकते हैं, क्योंकि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बता रहा है, चाहे केजी में समझ लीजिए, ग्राम में समझ लीजिए, वो बाद में चेंज कर सकते हैं। तो 1 यूनिट आप ज्यादा खरीदा है तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू है 1/2 किलोग्राम, यानी आधा किलोग्राम। बात समझ रहे हैं, तो यानी 1/2 से गुणा है। ऐसे 4 में आप 1/2 से जब आप गुणा कर देंगे तो ये 2 किलोग्राम आ जाएगा प्रारंभिक खपत, और 5 में 1/2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 किलोग्राम बाद की खपत। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या कह रहा है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक, ये प्रारंभिक यहां लिखा था, प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक बताइए, इस 36 रुपया था उसका रेट, है ना, और प्रारंभिक कितना खपत उसका था, 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम से अगर हम भाग कर देंगे इसमें, तो ये कितना था, ये 2 किलोग्राम आया, सॉरी, ये 4 यूनिट था, ये 2 किलोग्राम आया था, क्योंकि 1/2 से इसमें गुणा किया था, 2 किलोग्राम प्रारंभिक खपत था। तो ये 2 किलोग्राम प्रारंभिक खपत, इसमें 36 से भाग कर देंगे तो 18 रुपया पर किलोग्राम प्रारंभिक खपत आ गया। बात समझ रहे हैं। अगर आपको वर्तमान और नया खपत चाहिए, वर्तमान या नई खपत, ठीक है, अगर आपको वर्तमान या नई खपत चाहिए तो यही 36 रुपया है फिक्स, है ना, लेकिन तो बाद का जो वर्तमान आपका खपत है वो 2.5 किलोग्राम है, क्योंकि ये बढ़ जा रहा है 2.5 किलोग्राम। ठीक है, इनको हल कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इनको हल करने के लिए 36, है ना, और इसको कितना 5/2 चाहे लिख लो, तो ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, इतना रुपया पर किलोग्राम आ जाएगा, है ना। 36 दूना 72, इनको भाग कर दो, 14 पंचे 70, 14 से 2/5 ये आ जाएगा, इतना रुपया पर किलोग्राम आ जाएगा। तो ये सिंपली ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह करिए, बहुत आसानी से लग जाता है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। अब जैसे ये है, कह रहा है चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी और खरीद सकता है, 5 किलोग्राम चीनी और खरीद सकता है। ठीक है, तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत में प्रति किलोग्राम अंतर कितना है, मतलब प्रारंभिक कीमत और वर्तमान की कीमत जो है उसमें डिफरेंस पूछा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको जैसे जैसे बताया था वैसे करना। 10% कम हो रहा है तो 10% को लिख दिया 1/10, तो प्रारंभिक मूल्य ये हो गई, 1 कम हो गया, यानी बाद का मूल्य हो गया 9, तो ये 10:9 आ गया। ठीक है, अब जब आप जा रहे हैं 270 फिक्स है, यानी एक्सपेंडिचर इसमें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसमें ही सिंपली लगेगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/Q, यानी प्राइस का जो रेशियो है, प्राइस का जो रेशियो उसको पलट देंगे क्वांटिटी का रेशियो। 10:9 था, 9:10 आ गया। ठीक है, अब ये 1 यूनिट बढ़ रहा है, इसी 1 यूनिट का मान ये 5, मतलब 5 किलोग्राम है, क्योंकि इतना ज्यादा खरीद रहा है चीनी, तो 1 यूनिट का मान 5 है ना, तो ये 9 यूनिट का मान यहाँ से 45 आ जाएगा, यानी प्रारंभिक खपत 45 है, और यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, बाद की खपत 50 है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब अगर मूल कीमत निकालनी है पर किलोग्राम, तो भाई 270 रुपया टोटल था, 270 रुपया टोटल है, और प्रारंभिक खपत कितना था, 45, है ना, 45 किलोग्राम। इनको जब हल करेंगे तो 6 रुपया पर किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, और वर्तमान कीमत प्रति किलोग्राम अगर निकालनी है तो 270 रुपया तो फिक्स था, है ना, इसको वर्तमान खपत कितना है, 50, 50 से अगर भाग कर देंगे तो ये वर्तमान आ जाएगा 5.4 रुपया पर किलोग्राम। और कह रहा है इन्हीं का हमें डिफरेंस बताना है, क्योंकि इन्हीं का किलोग्राम प्रति किलोग्राम का अंतर बताना है। तो पहले 6 रुपया पर किलोग्राम था, बाद का था 5.4 रुपया पर किलोग्राम, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.06 रुपया पर किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, ये सिंपली ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते थे, या जैसे ऐसे बताया, भाई ये 10 कितना था, 10:9 का रेशियो था, तो 9:10 आ गया। ठीक है, एक बढ़ गया, मतलब ये क्या है, ये आपका प्रारंभिक है, और ये आपका आ गया नया, ऐसे कर सकते हैं। और ये आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये 1 मिनट ऐसे कर लीजिए, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ऐसे कर लीजिए इधर, और ये प्रारंभिक की बात होगी, ये नई की बात होगी, ऐसे मैंने कर लिया। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो क्वांटिटी 9 हो गया, बाद में 10 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट का मान कितना है,
5 किलोग्राम है तो यहाँ 1 यूनिट का मान 5 आ गया, यहाँ 5 से गुणा कर दिया, यहाँ 50 आ गया, और यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दिया तो यहाँ 45 आ गया। बस सिंपल वैसे करते निकल जाइए, जैसे आपको समझ में आता है, चाहे इस तरह कर लीजिए, उस तरह कर लीजिए, ये तब भी सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें फार्मूला भी होता है, एक फार्मूला भी लगाया जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फार्मूला जल्दी भूल जाएंगे। अगर इस तरह दिमाग में रखेंगे तो कभी भी कोई सवाल आता है, कभी कोई दिमाग से भूलेंगे नहीं। जैसे ये सवाल है, अब ये 16 से 2/3 है ना। अब जो भी क्वेश्चन होगा कर लीजिए। चावल की कीमत में 16 से 2/3% की कमी हो जाने पर 300 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है, तो चावल का मूल कीमत प्रति किलोग्राम में, ठीक है, चावल का मूल कीमत ये बात है, यानी प्रारंभिक बताना है। तो देखिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभिक है ना, और यहाँ पे नया कर लिया, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। तो प्राइस का रेशियो कितना होगा, 16 से 2/3% को अगर हम हल करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाता है 1/6, और ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो पहले 6 था, बाद में 1 कम कर देंगे, 5 हो जाएगा। तो ये प्राइस का जो रेशियो आ गया, ये 6:5 आ गया। अब ऐसे मैं लिख रहा हूँ, तो क्वांटिटी का रेशियो पलट जाएगा, 5:6 आ जाएगा, क्योंकि ये 300 रुपये फिक्स है। तो ये प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q किया जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कितना यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा है 5 से, और कितना किलोग्राम ज़्यादा ला रहा है, 6 किलोग्राम ज़्यादा रहा है, तो इसको 6 किलोग्राम कर लिया, ठीक है। तो ये 6 गुना होगा, यहाँ पे भी 6 से गुणा कर लिया, तो 6 पंचे 30 किलोग्राम प्रारंभिक खरीदता था, और बाद में कितना, 6 से गुणा कर दिया, यानी 36 किलोग्राम बाद में खपत हो रही है। आपको मूल कीमत बतानी है, तो मूल कीमत अगर आपको निकालना है मूल कीमत, तो आप क्या करेंगे भाई, टोटल खर्चा पहले कर रहा था कितना रुपया, 300 रुपया, 300 रुपया टोटल खर्चा कर रहा था, और शुरुआत की खपत कितनी थी, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम से भाग कर दिया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, तो ये 10 रुपया पर किलोग्राम आ गया मूल कीमत, शुरू में जो रहा होगा। बाद का अगर आपको निकालना होगा, बाद का इस 36 से भाग कर देंगे, 300 में 36 से भाग कर देंगे तो बाद का आ जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने वाली बात है, और चीजें समझ में आ रही है, ये पूरी व्यवहारिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सवाल देखते हैं, कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कितना है, कम है, ठीक है। बताइए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए, ना लाभ ना हानि हो, ठीक है। ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया, बीच में मैंने करा दिया, तो देख लेते हैं एक दो सवाल जो भी है। कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य एमआरपी है, ठीक है, जो भी इसकी है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो अगर जैसे मैं कुछ भी बात कर लेता हूँ भाई, सीपी और एमआरपी ऐसे मैं लिख लेता हूँ, परसेंट में भी डील कर सकते हो, ये फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन समझाता हूँ, बाद में परसेंटेज भी बता दूंगा। जैसे 20% की बात कर रहा है, तो 20% को सबसे पहले 1/5 लिख लिया। अब इस सवाल को पढ़िए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बात रेफरेंस ले रहा है क्रय मूल्य का, तो जो रेफरेंस ले रहा है वो नीचे, यानी क्रय मूल्य ये सीपी हो गया, और इससे 20% कम है, तो 5 का 20% निकालेंगे, एक आया, एक कम होगा, यानी एमआरपी जो आपका होगा 5 में से 1 होकर 4 हो जाएगा। तो सीपी और एमआरपी अगर मैं लिखना चाहूं तो आ जाएगा 5 और 4। बात समझ रहे हैं, आपने कोई चीजें अगर खरीदा है, कैसे भी खरीदा है, वो क्रय मूल्य है, और एमआरपी उसका आपने 4 रख दिया, 20% कम रख दिया। अब क्या कह रहा है, बताइए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए, ना लाभ हो और ना हानि हो। अब भाई मान लो 5 रुपए का कोई सामान, इसको पैसे एग्जैक्ट मान लो, 5 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा, और उसका जो एमआरपी रख दिया 4 रुपया। अब आप चाह रहे हो कि आपको ना फायदा हो ना घाटा हो, तो उसको 5 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, ये चीज आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने 5 रुपए में खरीद के लाया, और उसकी एमआरपी आपने 4 रुपए रख दी, 20% कम रख दिया, 4 रुपये मान लीजिए आपने रख दिया। अब 4 रुपये आपने रख दिया और खरीद के लाया 5 रुपये, आपकी जेब से गया 5 रुपया, लेकिन तो आपने उस वस्तु का दाम 4 रुपया रख दिया। अब आप चाह रहे हो कि आपको ना फायदा हो ना घाटा हो, तो आपकी जेब में 5 रुपया आना चाहिए। बात समझ रहे हैं, तो एमआरपी अगर ये 5 रुपया आना चाहिए, तो बताइए कितना परसेंट ज्यादा, यानी ये 5 रुपया आना चाहिए ही, तो 1 यूनिट ज्यादा, है ना, 1 यूनिट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तब आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो किससे आप बात कर रहे हैं, 4 से बात कर रहे हैं, रेफरेंस 4 से ले रहे हैं, तो 1/4 गुणे 100, यानी कितना, 25% आपको ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। कितने में, उससे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाएगा, यानी 25% इसको अधिक पे बेचेंगे, इसका 25% वैसे भी आप निकाल के देखें तो 1 रुपया ज्यादा, यानी 5 रुपए में अगर आप बेचते हैं उसे, तो आपको जो है ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सिंपल ये आंसर आपको पता चल गया। ये देखिए व्यवहारिक सवाल था, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। 100% पे भी लेके करेंगे, जहां जहां मैंने वैसे किया, सीपी को 100 मान लो तो उसको आप 80 रखना पड़ेगा भाई। सीपी अगर ऐसे करेंगे, सीपी एमआरपी ना, तो इसको 100 मान लो, तो 20% कम यानी 80 हो जाएगा। फिर आपको 100 ही ले जाना है, 20 ज्यादा ले जाना है, तो किससे, 80 से, तो 20/80 गुणे 100,
तभी भी आ जाएगा उसी 25%। ठीक है, बात वही है, फ्रैक्शन में डील करना सीखिए, फ्रैक्शन में, क्योंकि बहुत मदद मिलेगा आगे। ये सवाल देखते हैं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। ठीक है, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। 20 तोते कहाँ चले गए? किसी अन्य पेड़ पर चले गए। तो तोते में कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई तोतों की संख्या कितनी थी? पहले 60 थी। ठीक है, और कितने तोते उड़ गए? 20। अब 20 उड़े, किससे उड़े? 60 से उड़े। बात समझ रहे हो? अगर परसेंटेज निकालना, भाई 60 में से ही तो कमी हुई, तो हमने 20 सबसे ऊपर रख दिया और 60 की टोटल तोते 60 थे, इनको गुणा कर दिया, तो ये 33 से 1/3% की कमी होगी। ये बहुत आसान सवाल है, ये आया हुआ सवाल था इसीलिए करा दिया। सिंपल इसमें यही समझना है, कह रहा है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, किसी अन्य पेड़ पर उड़ गए। तो तोते, जो भी तोते रहेंगे उसमें कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कमी परसेंट टोटल में ही आप देखेंगे, भाई 60 टोटल था, तो 60 में से ही कमी हुई, कितने की कमी हुई? 20 की, गुणे 100 कर दिया, ये आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 33 से ही 1/3%। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस परसेंटेज में अगर मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के पैटर्न के सवाल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस सवाल की फ्रीक्वेंसी, इसमें बहुत सवाल आपको कराऊंगा और अच्छे से और चीजें समझाऊंगा। इसकी फ्रीक्वेंसी इस परसेंटेज में तो है ही, ठीक है, परसेंटेज में हो गया। उसके बाद जो मेंसुरेशन हम पढ़ते हैं ना, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, उसमें भी है। ठीक है, तो इन दो चैप्टर में आता है। कोई भी चीजें अगर दो चैप्टर में उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो ज्यादा दो चैप्टर में आता है, तो उनको ये मान के लिए किसी भी एग्जाम में एक दो सवाल पक्का है, उनका सवाल उस चैप्टर के सवाल पक्के हैं। और भी चैप्टर जैसे कोई होते हैं, उनके सवाल भले ना दे, लेकिन दो इनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे ये हो गया एज के क्वेश्चन हो गए, एज का इसलिए मैं कहता हूँ एज के सवाल इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि आप जानते हो रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। ऐसे ये परसेंटेज का जो ये सवाल है ना, ये आयत में लंबाई की वृद्धि कर दी, सर्कल का इतना वृद्धि कर दिया, ये वाला आपका परसेंटेज में भी आता है और मेंसुरेशन में भी आता है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। आज यही रखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और आपको चीज़ें समझ में आती है जो मैं पढ़ाता हूँ, आपको लगता है कि आपको ये लगता है कि वो इफेक्टिव है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।